कभी कभी कुछ कहानियां इतनी उलझ जाती हैं कि उन्हें समझने के लिए तर्क की नहीं, केवल सहन शक्ति की जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस समय जब एक बार फिर से उर्वी डायन लौट आई है और इस बार गौरी ने उसे उसी के खौफनाक रूप में पहचान भी लिया है। पर सवाल यह नहीं है कि उर्वी लौटी या नहीं, असली सवाल तो यह है कि मेकर्स आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। जब कहानी की जड़ें ही कमजोर हो जाएं, तो उस पर कितने भी ट्विस्ट डाले जाएं, वो टिकती नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अब मेकर्स के पास ना तो प्लॉट बचा है और ना ही लॉजिक। जैसे आज के एपिसोड में दिखाया गया कि नरकासुर की बेटी छोटी नरका ने गोलू को परछाई लोक में बंदी बना लिया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह कहानी को घसीटा गया वो ना सिर है ना पैर। गोलू, जो अभी एक मासूम बच्चा है, उसे परछाई लोक में एक राक्षसी ने बंद कर रखा है। वो राक्षसी, जो खुद को शक्तिशाली मानती है, अब उससे निपटने के लिए लाया गया लूडो। हाँ, वही लूडो जो हम सबने बचपन में खेला है, अब वही इस कहानी में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। लूडो के माध्यम से गौरी और उसके साथियों ने उस राक्षसी को इतना बहला दिया कि वो खेलते खेलते गोलू की दोस्त बन गई। अब बताइए, कोई राक्षसी है या बच्चा? एक पल पहले वो बच्चे को कैद करके रखती है और अगले ही पल वो उसके साथ हंसती खेलती आइसक्रीम खा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही राक्षसी रोती है, गोलू उसके आंसू पोंछता है और फिर उस क्षण में उनकी दोस्ती हो जाती है। ये सीन इस कदर लिखा गया है जैसे दो स्कूल के बच्चे पार्क में मिले हों, न कि एक राक्षसी और इंसान का टकराव हो रहा हो। उसके बाद कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर मुड़ती है जहां सूरज की किरणें पकड़ने का मिशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, गौरी, उसकी नानी और विहान तीनों मिलकर रिवामवशी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं और सूरज की किरणों को बंदी बना लेते हैं। और ये सब इसलिए ताकि नरकासुर को पुनः जीवित किया जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि सूरज की किरणों का नरकासुर की वापसी से क्या लेना देना है। लेकिन सवाल पूछना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ तो तर्क नहीं, केवल ट्रैक है। जैसे ही सूरज की किरणें पकड़ ली जाती हैं, विहान उन्हें लेकर नदी के किनारे पहुंचता है और उन्हीं किरणों को जल में विसर्जित करता है। तभी अचानक पानी से उठता है धुआं और उसके बीच से प्रकट होता है नरकासुर। वो ही नरकासुर जिसे सबने खत्म हुआ मान लिया था। जैसे ही वो जागता है, पूरा माहौल डर से भर जाता है। सबको लगता है कि अब नरकासुर सबको खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो जो कुछ पलों पहले आक्रोश में था, अब आंखों में आंसू लिए खड़ा है। नरकासुर की वो बेटी, जो अब तक एक खतरनाक राक्षसी की तरह पेश आई थी, अचानक मासूम दिखने लगती है। नरकासुर पहले तो चिल्लाता है, मगर जैसे ही उसकी बेटी पापा कहकर पुकारती है, उसका हृदय पिघल जाता है। एक तरह का इमोशनल ड्रामा उस क्षण में रचा जाता है, जो शायद दर्शकों की भावनाओं को छूने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी की पृष्ठभूमि इतनी असंगत हो चुकी है कि भावनाएं भी खोखली लगती हैं। वो राक्षस, जो अब तक तबाही मचा सकता था, केवल बेटी की पुकार पर नर्म पड़ जाता है और बिना किसी टकराव के वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में ना कोई क्लाइमेक्स है, ना कोई संघर्ष, ना ही किसी बात का संतोषजनक निष्कर्ष। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती एक सीक्वेंस से दूसरे में जोड़ा गया हो। सूरज की किरणों से लेकर लूडो खेलने तक, आंसू पोंछने से लेकर नरकासुर की ममता तक, हर सीन में जैसे लॉजिक को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। और दुख की बात यह है कि जिस शो ने शुरू में इतना दमदार और दिलचस्प आधार दिया था, वही अब भटक कर दिशाहीन हो चुका है। गौरी, जो कभी एक शक्तिशाली देवी की तरह सामने आती थी, अब बस एक माध्यम बनकर रह गई है। उसकी शक्तियां, उसका साहस, उसकी लड़ाई, सब कुछ अब एक खोखली स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका है। कहानी में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर ट्रैक जैसे एक एक्सपेरिमेंट हो, जिसमें बस अगला दिन निकालना है। और दर्शक, जो पहले इस शो से जुड़े थे, अब बस ये देखने के लिए रुकते हैं कि अगली बेतुकी बात क्या दिखाई जाएगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आगे कुछ भी दिखाया जा सकता है, चाहे वो डायन की आत्मा मोबाइल में कैद हो या राक्षस का दिल आइसक्रीम से पिघल जाए। अब देखना यह है कि इस सब के बाद गोलू और गौरी की लड़ाई कहां जाती है और क्या कभी ये सीरियल अपने पुराने गौरव को वापस पा सकेगा या यूं ही बिना सिर पैर की कहानी में उलझा रहेगा। अब जब सबको लगा था कि नरकासुर की वापसी के साथ कहानी का कोई निष्कर्ष निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरकासुर अपनी बेटी को लेकर अचानक जैसे आया था वैसे ही चला गया और मोना का प्लान एक बार फिर से धराशायी हो गया। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी थी। मगर जैसा इस कहानी का चलन बन चुका है,
हारने वाला किरदार हार कर भी कभी बाहर नहीं होता। ठीक उसी तरह मोना फिर से हारकर भी कहीं न कहीं एक और षड्यंत्र रचने में व्यस्त है। लेकिन इस बार मंच पर फिर से दस्तक देती है उर्वी डायन। उर्वी, जो कभी गोलू को भूल भुलैया जैसे किसी मायावी जाल में कैद किए बैठी थी, पता नहीं कैसे किस रहस्यपूर्ण तरीके से वापस लौट आई है। न उसकी वापसी का कोई संकेत मिला, न ही कोई सुराग, बस एक पल में वो गायब और अगले ही पल स्क्रीन पर उपस्थित। और जैसे उसकी वापसी रहस्यमयी थी, वैसा ही रहस्यमय उसका नया अवतार भी है। अब वह किसी की पहचान में नहीं आती, खासकर गौरी की तो बिल्कुल भी नहीं। गौरी, जिसने पहले उर्वी को डायन रूप में देखा था, इस बार जैसे उसकी याददाश्त में धुंध छा गई हो। जबकि वो और विहान दोनों ही उस पल को जी चुके थे जब उन्होंने गोलू को बचाने के लिए उर्वी से आमना सामना किया था। बावजूद इसके, जब गौरी दोबारा उसे देखती है तो न तो उसका चेहरा पहचानती है और न ही उसकी उपस्थिति में कोई खतरा महसूस करती है। घर में उस वक्त पूजा चल रही होती है और इसी धार्मिक माहौल का लाभ उठाते हुए उर्वी अपने भयानक स्वरूप में वहां प्रवेश करती है। लेकिन कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। ये वही घर है जहां पहले उर्वी को भगा दिया गया था। फिर वो कैसे लौट आई? और अगर गौरी घर में लौट चुकी है तो उर्वी को वहां रहने की अनुमति किसने दी? विहान भी अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। उसे अब शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। सब कुछ जैसे समय के भरोसे छोड़ा जा चुका है। लेकिन कहानी का झटका तब लगता है जब गोलू, जो अक्सर खुद रहस्यों में उलझा रहता है, इस बार खुद गौरी को उड़ते उड़ते उस जगह ले जाता है जहां पहले उर्वी डायन ने उसे बंदी बनाया था। लेकिन इस बार जैसे ही वे पहुंचते हैं, गोलू अचानक वहां से गायब हो जाता है। अब उस सुनसान रहस्यमय जगह पर केवल दो ही उपस्थिति होती है, गौरी और उर्वी डायन। वातावरण में डर घुला होता है और जैसे ही उर्वी डायन अपने असली रूप में प्रकट होती है, गौरी के चेहरे पर भय नहीं बल्कि साहस नजर आता है। वो बिना डरे सीधे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तू डायन है। लेकिन इसके बाद वह लड़ने की बजाय घर जाने की बात करती है। कहती है कि उसे यह बात सबको बतानी होगी। जबकि अब तक की कहानी में गौरी एक रिवामवशी योद्धा की तरह हर एक डायन से अकेले भिड़ती आई थी। इस बार वह निर्णय लेती है कि अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि पूरे परिवार को सच्चाई बताएगी। यह बदलाव एक नए मोड़ की ओर संकेत करता है। क्या गौरी अब अकेले नहीं लड़ना चाहती या फिर इस बार उसका सामना किसी ऐसी शक्ति से हुआ है जिसे अकेले हराना मुमकिन नहीं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं। उर्वी डायन के रूप को देखकर भी जब गौरी सीधे एक्शन में नहीं आती, तो कहानी को देखने वाले दर्शकों के मन में भी भ्रम पैदा होता है। जो लड़की अब तक हर डरावनी शक्ति से लड़ी, उसने इस बार कदम पीछे क्यों खींचे? क्या ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है या फिर कहानी को बस खींचने का एक और जरिया? इसी बीच घर का वातावरण पूजा और भक्ति से भरा है, लेकिन इस पवित्रता के बीच एक डायन की उपस्थिति छिपी है। कौन जाने कि इस बार उसकी मंशा क्या है? क्या वो सिर्फ बदला लेने आई है या फिर गोलू को दोबारा कैद करने का इरादा है? और सबसे बड़ा सवाल, गोलू गया कहाँ? गोलू की रहस्यमयी गायब होने की घटना के बाद से घर में बेचैनी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक किसी को यह भनक भी नहीं लगती कि उर्वी डायन उसी घर में है। कहानी इस मोड़ पर आकर उलझती चली जा रही है। हर नया ट्रैक एक पुराने रैपअप की कमी को छिपाने की कोशिश लगता है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, बस एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़। अब दर्शक इस असमंजस में है कि यह सब एक्साइटमेंट है या फिर बस कहानी को खींचने की एक कोशिश। जो शो कभी अपने रहस्य और रोचकता के लिए जाना जाता था, अब जैसे थक चुका है। किरदार घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे। उर्वी आती है, हारती है, मरती है, फिर लौट आती है, एक अंतहीन चक्र जो कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उसे एक ही जगह घुमाता रहता है। अब देखना यह है कि गौरी सच में घरवालों को बताएगी या फिर कोई नई मुसीबत उसके रास्ते को रोक देगी। क्या उर्वी की असलियत घर के लोग जान पाएंगे या फिर डायन एक बार फिर सबको अपने जाल में फंसा लेगी? गोलू का क्या होगा, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है? क्या वो किसी नए प्लॉट का हिस्सा बनकर फिर से लौटेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी के अगले धमाकेदार मोड़, तो जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए अगले ट्विस्ट का, जो शायद इस बार वाकई कुछ नया लेकर आए या फिर एक और चक्करदार घुमाव।